स्वागत है मैम आपका। हेलो। सबसे पहले तो राजनीति में आने के लिए धन्यवाद, क्योंकि इतने धर्म, जाति और रूढ़ियों में बंधी हुई राजनीति में एक शहर की लड़की पढ़ी लिखी आना समाज और राजनीति दोनों के लिए शुभ संकेत है। तो इसलिए धन्यवाद कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए मैं व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने अगर उस संघर्ष को समझा और यहाँ तक आने का मौका मुझे दिया। Music licensing reimagined. मैम, जैसे कि आप जानती हैं कि हमारा है भविष्य का बिहार, लेकिन भविष्य हमेशा जो है वो अतीत की गोद से निकलता है। तो हमने पढ़ा कहीं पे कि आप जब अपने ससुराल गई तो आप इतनी वहाँ के हालात देख के इतनी जो है आपको वहाँ की बदहाली देख के इतना आपको विचलित कर दिया कि आपने फैसला किया कि आप राजनीति में आएंगी। तो क्या वो हालात थे, कुछ बताएंगी उनके बारे में? वो एक लंबी बात हो जाएगी। मुझे लगता है कि कई बार ज़िंदगी में बदलाव ऐसे आते हैं कि कुछ ना कुछ स्टोरीज़ होती है जो आपको इंस्पायर करती है। अगर महात्मा गांधी जी ने अपनी बैरिस्टर की नौकरी और विदेश ना छोड़ा होता तो शायद आज हमारा हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता। तो बहुत लोगों को कई बार वो डिसीज़न लेने पड़ते हैं जो कि समाज की भलाई के लिए हो सकता है, देश की भलाई के लिए हो सकता है, राष्ट्र की भलाई के लिए हो सकता है। तो ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ जो मैंने किया है। बहुत सारे इंस्पिरेशन और भी हैं जो कि इतिहास से निकल करके हमें आज भी मोटिवेट करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा उस बारे में क्या ही कहूँ, बस मुझे इंस्पायर किया लोगों ने और वैसे महापुरुषों ने, तो मैं वो कर गई। जो कहा जाता है कि नॉर्मली एक शहर की लड़की को गांव में आकर के, एक ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ को गांव में आकर के मुखिया बनने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा अगर बहुत लोग सोचते और अपने कंफर्ट में रहते तो शायद बहुत बेहतर पोजीशन पे हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा समाज नहीं रहता। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसे क्या हालात आपने देखे बिहार में कि आपको लगा कि यहाँ काम करना बहुत ही ज़रूरी है? हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि कमियाँ थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसके बारे में डिटेल में क्या ही बात करना। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, जो कि अगर बेसिक चीज़ जो सीधा नज़र जाती है, सामने से दिखता है कि यार हम संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया है, उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रमुखता से आती हैं, जैसे कि हमारे चलने का अधिकार, शुद्ध वायु का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, कपड़े लत्ते का अधिकार। तो उस पंचायत में पहुंचना जहां पे इन सभी चीज़ों का एक अभाव सा था, यानी सड़क, मैं 5 किलोमीटर का रास्ता मुझे लगता है मैंने दो घंटे में तय किया था, नहीं थी सड़कें। तो वो मुझे लगता है 6-7 साल पुरानी बात हो गई। मैं 2016 में मुखिया बनी थी एक्चुअली। और हाँ, आसान होता है कि आप कहीं कोई कमी देखते हो और उस कमी पे गालियाँ निकाल लो वहाँ के जनप्रतिनिधि के प्रति, सरकार के प्रति, और गालियाँ निकालते हुए वापस आप दिल्ली जा सकते थे। और ठीक है कि वहाँ पे बहुत गंदा था तो मैं आज वहाँ आ गई। तो मुझे ये लगा कि अगर गंदा है तो वापस गाली दे के जाने के बजाय मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, और इसको बदलने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उस हालात से उस पंचायत को बेहतर पोजीशन पे लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने पंचायत चुनाव कॉन्टेस्ट किया था और मैं जीती और मैंने अपना काम किया। बहुत छोटी सी स्टोरी है जी। आपको उपराष्ट्रपति से सम्मान भी मिला था उसके लिए? हाँ, वो आप जितना करते हो, कई बार आपको लगता है आपने बहुत त्याग किया। लोग कहते हैं कि नहीं ये बहुत बड़ा त्याग है शहर छोड़ना और शहर छोड़ करके गांव में आकर के काम करना, पर मुझे लगता है आप अगर जितना करते हो उससे कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। तो जो सम्मान के रूप में सिर्फ यही नहीं कि मुझे अभी एक अवार्ड दिया गया था पंचायत के लिए, तो वो भी अवार्ड मुझे मेरे पंचायत को एक्चुअली मिला था। और कई तरह के फ्लेम लीडरशिप अवार्ड से लेके उपराष्ट्रपति से लेके तमाम तरह के पुरस्कार। वो कुछ नहीं होता, आप जो काम करते हो उसके बदले एक छोटा एक रिवॉर्ड होता है जो आपको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो आपने अब इतने साल से आप बिहार में काम कर रही हैं, तो आपके यहाँ के विकास को लेकर, यहाँ के लोगों के लिए के मन में विकास को लेकर जो भूख है, क्या आपको लगता है कि वो भूख की ही कमी है जिसकी वजह से यहाँ विकास नहीं हो पा रहा? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक की, भविष्य बिहार का या कहीं का भी, तो अगर बिहार की बात होती है तो गवर्नमेंट की बात आएगी, गवर्नमेंट की बात आएगी तो पॉलिसीज़ की बात आएगी, पॉलिसीज़ की बात आएगी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, फंड की बात आएगी, फंक्शन की बात आएगी, फंक्शनरीज की बात आएगी। इन चीज़ों के बिना अगर आप आधार के बिना बात करते हो तो वो सिर्फ बातें, उसके बाद का कोई मतलब नहीं है।
जैसे कि अगर मैं बताऊं कि अभी सरकार में 94 लाख गरीब परिवारों को 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख राशि देने की घोषणा हुई लघु उद्यमी योजना के तहत। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 2 लाख की राशि 94 लाख परिवारों को दिया जाएगा। तो भाई 94 लाख लोग उस राशि को लेकर के अगर छोटा छोटा उद्योग, मसाले का, गाय भैंस बकरी पालन करके, मछली पालन करके उद्योग खोलेंगे तो बिहार की किस्मत बदलेगी। ये बहुत अच्छा दिखता है एक नज़र में, मगर जब आप थोड़ा अंदर जाएंगे डिटेल में तो आप देखेंगे कि 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपए की राशि से अगर पैसे दिए जाए तो वो पैसा कितना है अमाउंट, वो तो सेम होना चाहिए। आपका जब बजट अलॉट होता है, बजट एलोकेशन होता है, तो उस पर फंड जो रखा गया इस बार वो 1000 करोड़ था। उतने को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम ये पाएंगे कि सिर्फ 50,000 परिवार को उसका लाभ मिलेगा। हम बात कर रहे हैं 94 लाख परिवार की। घोषणा किया जा रहा है कि इतने परिवार को हम देंगे, 2 लाख राशि देंगे। 1 मिनट, लेकिन जब बजट की बात होती है तो सिर्फ 1000 मतलब 50,000 परिवार को जाता है। मैं इस आंसर को पहले पूरा करूंगी। तो 94 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ देने में आपको लगेंगे 188 साल। तो हम योजना बना रहे हैं, तो हम घोषणा कर रहे हैं 5 साल की, और 188 तो हमें से जुड़ा था, इसीलिए जी मैं पूछना बताएं। चाह रही थी कि जी। मैंने आपसे पूछा कि जनता में भूख की कमी लगती है, तो दूसरा मेरा सवाल ये था कि आपको क्या लगता है कि यहाँ राजनेताओं की इच्छा शक्ति में कमी है या बजट की कमी है? मुझे लगता है कि हर चीज़ की कमी है। आपका पहली बात की इंटेंशन, किस इंटेंशन से आप किसी चीज़ को करना चाहते हो वो कितना डीप है, और कितना मतलब लाइक उसके लिए अगर जो आप करना चाहते हो वो वाकई उसके लिए फंड है, उसके लिए फंक्शन है, फंक्शनरीज हैं, कि ये सारे सिस्टम है जिसकी आप घोषणा कर रहे हो। अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है कि आज ही अगर ये चीज़ें हमारे पास होती तो शायद ये योजना 105 साल की घोषणा के बावजूद भी 188 साल की घोषणा नहीं होती, और तब हम कह सकते थे कि ये 5 साल में बेहतर बिहार हो सकता है। क्योंकि जब हम भविष्य की बात करें तो हमें ये देखना होगा कि हम 2 साल के बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं, हम 5 साल के बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं, हम 10 साल की बात कर रहे हैं, या 20 साल की बात कर रहे हैं, या हम 188 साल की बात कर रहे हैं, ये तो देखना पड़ेगा। तो आपने दिल्ली की ज़िंदगी देखी है, एक अच्छा वक्त गुजारा है दिल्ली में। आपको क्या लगता है कि मतलब बिहार में क्या कमियां हैं? क्या 5 ऐसी चीज़ें आप बोलेंगे कि विकास के आड़े ये आ रही हैं, अगर ये हो गई होती तो शायद विकास का पहिया यहाँ बहुत तेज़ी से घूमा होता? सबको ये चीज़ें पता है, जो सब आप किसी से भी कॉमन भी लोगों से पूछोगे तो वो बताएंगे कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है और उद्योग यहाँ पे नहीं है, जबकि शायद कहीं ना कहीं से हमने ध्यान नहीं दिया। अभी अब मुकेश सहनी जी बता रहे थे कि दूध के उत्पादन के बारे में उन्होंने बताया कि चीज़ें हमारे यहाँ हैं, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे हम देखेंगे कि हमारे यहाँ फ्लोरिकल्चर के लिए बहुत उपयुक्त ज़मीन है। अगर आप हमारे गांव में, हम तो मुखिया रहे हैं, तो गांव में गेंदे का फूल तोड़ करके मसल के फेंक दो तो गेंदे का फूल निकल जाता है। उसके लिए आपको किसी फ्लोरिकल्चर ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, रोज़ सुबह महावीर मंदिर के पीछे ट्रेन की बोगी लगती है और बंगाल से गेंदे का फूल यहाँ पे आता है, और वो यहाँ के जरवेरा, रजनीगंधा, ये सब हमारी जमीन उपयुक्त होने के बावजूद भी यहाँ नहीं उग रही, वो बाहर से आ रही है। ये दुखद है कि जो चीज़ें हमारी हैं, जैसे उन्होंने मछली की बात की कि आंध्रा की मछली, हमारे यहाँ इतने पॉन्ड्स हैं, इतनी लैंड है, अभी भी खाली है। मनरेगा के थ्रू एक तो होता है कि आप कैसे सामंजस्य बिठाओ कि जो आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं उसमें आपका जो फंड है वो उस चीज़ को इस तरह से करे कि वो उद्योग के रूप में विकसित होकर के आपके सामने आए, जो आपके आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक हो। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर भी करने जाएं और तब हम बड़े उद्योग की तरफ बढ़े तो बदलाव तो छोटी इंडस्ट्री, छोटी फैक्ट्री, उससे भी हो सकता है बिहार में। तो मुझे लगता है कि इसकी कमी है। तो आप एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती? मतलब कि आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम बिहार का ऐसा है, मतलब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि बचपन से, जैसे गुजरात वगैरह के लिए कहा जाता है कि उनको बचपन से व्यापार करना सिखाया जाता है,
तो आपको नहीं लगता कि आपके यहाँ के एजुकेशन मतलब यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की ये प्रॉब्लम है कि यहाँ व्यापार नहीं सिखाया जाता, नौकरी की तरफ ही शुरू से एक वो है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, आईएएस बन जाए? ऐसा नहीं है। अब देखो, एक समय में ऐसा था ना कि जब चाइना का पॉपुलेशन बिल्कुल ऐसा था कि ब्लास्ट होगा, फिर वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी लाई गई, वन चाइल्ड पॉलिसी डिजास्टर साबित हुई, लेकिन चाइना ने जो कहीं अर्थव्यवस्था में बहुत पीछे था, उसने वैसे स्किल के माध्यम से, वैसे स्किल ट्रेनिंग जो छोटे छोटे गांव कस्बों में आप देखोगे कि जहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग दे दे करके लोग चीज़ों को बनाने लगे, और चाइना आज अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को लेकर के पूरे विश्व में आज कहे तो नंबर 1 पोजीशन पे है, और आर्थिक रूप से भी वो अपने आप को डेवलप कर पाया। वो कंट्री जो राजनीतिक विस्फोट में बहुत पीछे चला गया था, और वो कैसे स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को छोटे छोटे उद्योग को विकसित करके आज अगर उस श्रेणी में खड़ा है, विकसित राज्य की देश की श्रेणी में खड़ा है, तो कहीं ना कहीं से वो उन चीज़ों को किस तरीके से प्रमोट किया गया, कैसे लोगों के अंदर डाला गया, कैसे वो चीज़ें की गई, और विदाउट एनी इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट और विदाउट एनी MBA सर्टिफिकेट, उसके बावजूद भी ये चीज़ें हुई। तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि आप किस तरह की आपकी योजनाएं होती हैं, पॉलिसी कैसी होती हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, लोग आपसे सवाल एक सवाल मेरा था कि बिहार में पंचायतों की जो दुर्दशा है, उसको संभालने वाले कैसे लोग हैं, उसको चलाने वाले कैसे लोग हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पे थोड़ा सा मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। अगर आपका इशारा जनप्रतिनिधियों की तरफ है, तो किसी भी जगह पे कहीं पे भी आप देखेंगे तो एक इलेक्टेड बॉडी होती है और एक सिलेक्टेड बॉडी होती है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे के सिलेक्ट करके आए हैं, एक जनता के परीक्षा दे करके पास होकर के वहाँ पे आए हैं, दोनों पैरेलली बैठे हैं। जैसे अगर मुखिया है तो पंचायत सचिव है, PO है, बहुत सारे ऐसे पद आप देखेंगे कि पंचायतों में इतने पद वहाँ पे हैं जो कि वहाँ के जनप्रतिनिधि को हेल्प करने के लिए वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब किसी भी चेक पे साइन होता है तो वो अगर मुखिया का होगा तो वो सचिव का भी होगा। तो अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या भ्रष्टाचार हुआ है तो बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैम, यहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा सवाल था कि जैसे मुखिया चूँकि ग्राउंड लेवल पे काम करता है, चुनकर आता है, उसको लीड करने के लिए दिया गया, लेकिन मुखिया लोगों ने जो शिक्षकों की भर्ती कर दी उसमें क्या हुआ? तो कम से कम जो विज़न का मामला है और उसको लीड करने का मामला है, उसमें पंचायत के स्तर पर कैसे सुधार हो सकता है, मैं ये पूछना चाह रहा था। मैं अपने अनुभव से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी जो मैंने खुद पर्सनली अनुभव किया, शायद वो आपके उत्तर के लिए सफिशिएंट होगा। अभी जब मैं खुद मुखिया थी तो एक वैकेंसी आई 2 साल पहले, लाइक मेरे 2021 के करीब एक वैकेंसी आई थी जिसमें कि बहाली करनी थी। तो मुखिया के द्वारा जितनी भी बहालियां हुई वो ये था कि मेरिट के आधार पे करनी थी, यानी आपके पास कोई कैंडिडेट सामने नहीं है, आपके पास सिर्फ उसके मार्क्स हैं, नंबर सीट्स हैं, और आपको उसके आधार पे मेरिट तैयार करना था। मेरिट में जो नियम था कि भाई अगर कोई दिव्यांग है तो उसका इतना बढ़ेगा, तो उन चीज़ों के अलावा जो मेरिट बनती थी उस मेरिट पे आधार पे आपको उसका चयन करना था। हमारे पास सैकड़ों आवेदन आए, उसके आधार पे मेरिट के आधार पर बिल्कुल जेन्युइनली हमने जो मेरिट में था उसका चयन किया, और जब उसका चयन किया तो फिर वो टीचर बनी। और जो उसके बाद मैं जब स्कूल में गई और उस टीचर से जब मैं मिली तो मुझे कहना नहीं चाहिए कि अगर फिजिकली 1 to 1 अगर मुझे अगर कहा जाता कि करो तो मैं शायद कभी भी उस टीचर की बहाली नहीं करती, जो कि ब्लैक बोर्ड पे जो लिख रही थी उसकी स्पेलिंग गलत थी, लेकिन मैं पूरी ऑनेस्टी से, ये नहीं था कि मैंने उसके बदले कोई पैसे लिए थे या मैंने कोई करप्शन किया था। जो नियम बना था कि सर्टिफिकेट में मेरिट के आधार पे आपको चयन करके देना है, और उस चयन के आधार पर जब मैंने जो किया और वो रिजल्ट के रूप में जो था वो बिहार के भविष्य को खराब करने के लिए काफ़ी था, या स्कूल के भविष्य को खराब करने के लिए काफ़ी था। मैडम रितु जी, एक सवाल मेरा भी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात बोल गई कि चाइना में इतना बिना किसी उच्च क्वालिटी के डिग्री वाले लोग छोटे छोटे चीज को बनाकर दुनिया के बाजारों पर कब्जा कर लिया,
और आज चाइना के सामान हर घर में बिक रहे हैं, हैं? क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ठीक यही काम भारत के प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल को लेकर बोल रहे हैं, तो क्या अगर प्रधानमंत्री की जो ये विजन है लोकल फॉर वोकल, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार के संदर्भ में हो तो क्या भविष्य का बिहार विकसित बिहार बन पाएगा? दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। एक तो जो कह रहा है लोकल फॉर वोकल, उसके सूट का भी टैग देखने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने पहले ही कहा था, मेरी लाइन शुरू हुई थी फंड, फंक्शन, फंक्शनरी और पॉलिसी से और उसके इम्प्लीमेंटेशन से। मेरे पास बहुत अनुभव है, क्योंकि आप धरातल पे काम करते हो तो ज़मीनी अनुभव आपके साथ ज़्यादा होते हैं। मैंने एक अच्छा खासा लेटर तैयार किया था जब ये बात हुई थी कि पंचायतों में सभी घरों में डस्टबिन दिए जाएंगे। तो मैंने उस वक्त अमृतलाल मीणा थे पंचायती राज के सचिव, मैंने उनको एक लेटर लिखा और मैं उनसे पर्सनली जाके मिली। मैंने कहा कि सर मुझे लगता है कि अगर किसी प्लास्टिक का डब्बा बांटा जाए घरों में तो वो कहीं से न कहीं से वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो धरातल, वो टूटेगा, धरातल पे एक बोझ की तरह कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंट को खराब करेगा और उसका जो पैसा होगा वो पर्टिकुलर एक कंपनी को जाएगा, बेनिफिट उस कंपनी को होगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पंचायतों के लिए जो फंड है वो सबसे पहले पंचायतों को ही उसका लाभ हर तरीके से मिले? तो क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारे यहाँ पे बिहार में आप देखोगे कि हर गाँव में बैम्बो ट्रीज है और हर गांव में वो कारीगर हैं जो उससे चीजों को बनाते हैं। तो मैंने कहा ये पॉसिबल है कि वो बैम्बो के बने हुए डस्टबिन हो, तो उससे क्या होगा कि आप पैसा जो गया वो जो जिसने बैम्बोज लगा रखे उसकी बिक्री हुई, कोई ठेला लेकर के उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके गया वो भी लोकल गांव का है, उसको भी पैसे मिले, जो बुनकर है जो बांस का काम कर रहा है और उसको बना करके वो बनाया उसको भी पैसे मिले। और फिर क्या हुआ कि जो पैसे अलॉट हुए वो पर्टिकुलर किसी एक कंपनी को ना मिलके ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ उन गांवों के बीच में। क्या ये सफिशिएंट नहीं था वहां पे आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए? और क्या ये चीजें नहीं होनी चाहिए? कभी भी किसी भी फंड का एलोकेशन हो तो इस बात को दिमाग में रखने की जरूरत है कि उसका हर तरीके से लाभ पहले निचले स्तर पे हो। यानी मुझे कोई चीज खरीदनी है तो मुझे देखना होगा कि क्या ये मेरे पंचायत में मिल जाएगा? ओ नहीं मिलेगा। तो क्या ये सीतामढ़ी में मिल जाएगा? ओ यहाँ भी नहीं मिलेगा। तो फिर क्या इसे हम दिल्ली से मंगाएं? ओ यहाँ भी नहीं मिलेगा। तो क्या हम इसे विदेश से मंगवाएं? तो वहां से मंगाएं की बजाय आपको सबसे निचले स्तर पर उन चीजों का उत्पादन करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। तब हम कहेंगे कि वोकल फॉर लोकल। सूट का टैग देख करके तो नियत नहीं लगेगा। आपको भी टैग भी देखना चाहिए था। एक सवाल इधर से भी है। नहीं एग्जैक्टली मैंने पूरा जवाब आपको दिया कि अगर ये चीजें हुई होती उस वक्त कि डस्टबिन बन करके गांव में वहीं पे अगर दिया जाता तो वो पैसा रेदर देन एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति जो सब पूरा खरीद रहे थे, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जाने के बजाय एक कंपनी को जाने के बजाय व्यक्ति के पास पहुंचता। एक सवाल इस तरफ भी है। नहीं मैं आज की ही बात कर रही हूँ, अभी जो मैंने बात किया वो मैं 1.5 साल पहले की बात कर रही हूँ जब मैं मतलब लाइक मुखिया थी, मैं अभी की बात कर रही हूँ। रितु जी मेरा एक सवाल है, मैं आपके यहाँ जाके देख चुका हूँ और आपका काम देख चुका हूँ, आपके गांव में घूम चुका हूँ, 2 दिन रहा भी था। अच्छा। और आपके काम से बहुत प्रभावित हुआ था, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर जिस तरह का काम आपने अपने पंचायत में किया, अगर सारे मुखिया अगर बिहार में करें तो बिहार का भविष्य सुनहरा हो सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि आज जो शिक्षकों की बात अभी उठाया सर ने कि जो शिक्षक पैसे के बल पे या किसी भी रूप से वो बहाल कर लिए गए और आज उनको लीगल रूप से उनको मतलब उनको सरकारी सेवक का जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है कि इससे बिहार का भविष्य कैसा होने जा रहा है? देखिए एक तो क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अगर हम किसी के सर्टिफिकेट पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो कहीं ना कहीं से हम अपने गवर्नेंस पे वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अगर आज किसी को आप बता रहे हो कि ये योग्य नहीं है तो उस वक्त आप कहाँ थे कि वो सर्टिफिकेट उसको इजीली मिल जा रहा है और आप बगैर सर्टिफिकेट के जांच के बहाली दे रहे हो। तो भाई स्टार्टिंग में ही आपकी चीज़ें इतनी दुरुस्त होनी चाहिए थी कि उसका लाभ या हानि आज इस रूप में नहीं आता। अब किसी ने इतने लंबे टाइम नौकरी कर ली, उसके बाद आप कहो कि आप सक्षमता परीक्षा को पास करो, फिर उसको आप आगे लेके जाओ, तो मुझे लगता है कि एक
अपनी ही की गई गलती को सुधारने के लिए आप एक शिक्षक पे टॉर्चर क्यों कर रहे हो, जिसको कि आप जो अपनी सर्विस इतने सालों तक दे चुका है? मेरा सवाल टॉर्चर के रूप में नहीं है, उनको शिक्षा के बजाय और भी जगहों पे आप इंगेज करें और क्वालिटी टीचर्स की बहाली होनी चाहिए। जो गलती पिछले 15 सालों में हो चुकी है, क्या उसी को हम ये कहते हुए कि इसे हम लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, हम उसी गलती को बरकरार रखें और आगे की भी शिक्षा और भविष्य को खराब करने का काम करें? उसे रोक दिया गया है, अगर वैसे कहे तो। जिस तरीके से अभी जो स्टेट लेवल टीचर्स की बहाली हुई और इतनी सारी वैकेंसीज दिए गए, बहाली हुई, तो हमें थोड़ा सा मिला के चलना पड़ेगा कि देखो गलती तो हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उसको आप अपने शरीर से अलग कर दोगे। उसका अधिकार है, वो चुन के आया है, व्यवस्था आपकी गलत थी, आपने वो लूफॉल छोड़े हुए थे जहां से वो एंटर कर गया। तो क्या ये हो सकता है कि दो वैसे टीचर जो कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा बेहतर हो, और दो वैसे भी टीचर अब आ गए हैं जिसको कि हम कह रहे हैं कि वो क्वालिफाइड है, तो हमको लगता है कि ये मिल करके, और फिर वो वक्त भी आएगा जब अब ऐसे ही टीचर की बहाली होगी जिनको कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे थोड़ा क्वालिटी तो बेहतर होगा। तो हमें लगता है कि रात दिन बिल्कुल उखाड़ के फेंकने के बजाय क्या हम मिला के चल सकते हैं, और वो वक्त आने दे जब ये चीजें छंट जाएंगी और फिर क्वालिटी ही रह जाएगा। मैडम, एक प्रश्न है, जैसे हर 5 साल पे चुनाव होता है और मैं ये मान के चलता हूँ कि जनता अपनी सूझबूझ से अपना निर्णय लेती है, और जब जनता को अवसर मिल जाता है कि जो नेता ढंग से परफॉर्म नहीं किया है उसको चेंज कर दिया जाता है, ये 5 साल के तहत। तो क्यों आपको नहीं लगता है कि अगर शिक्षक जो हमारे मूल ढांचा को ही दिमक की तरह चाट रहे हैं, जो अच्छे टीचर नहीं है, और उनको अगर एक मौका मिल रहा है बदलने के लिए, अपना योग्यता साबित करने के लिए, तो इसमें इतना ह्यू एंड क्राई क्यों किया जा रहा है इस चीज को लेके? ये तो अच्छी बात है कि पहल हुआ है, गलती अगर हो गया है तो उसको सुधारा जा रहा है। किसकी गलती की सजा किसे मिलनी चाहिए? मर्डर किसी और ने किया, सजा किसी और को चढ़ दे देंगे फांसी आप? ये आप नहीं कर सकते हो। गलतियां आपकी थी, गलती उस पॉलिसी की थी, उसके इम्प्लीमेंटेशन में हुई, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होने में हुई। अगर वाकई ऐसा होता कि वो सर्टिफिकेट सही में वो जेन्युइन होता तो शायद ये चीज नहीं आती। तो किसकी गलती की सजा किसको देने की बात की जा रही है? आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि किसी और की गलती और किसी और का उसकी गलती की सजा किसी और को आप नहीं दे सकते, ये मुझे लगता है। और जिस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा रहा है कि भाई अब उस चीज को रोक दिया गया है, अब जब आप एग्जाम पास करोगे उसके बाद ही आप आकर के लोगे, तो नई चीजें आ रही है ना, नई खेप को आने दीजिए, बेहतर बिहार का निर्माण होने दीजिए। हम भविष्य की बात कर रहे हैं, हम पुरानी चीजों को जो कि अगर उस हिसाब से सही नहीं थी तो उसको रोकते हुए हम बेहतर चीजों को लाने की किसी की भी सरकार अगर प्रयास कर रही है तो बेहतर है ना, क्या दिक्कत है? अगले साल, अब आप अगले साल चुनाव में जाने वाले हैं और हम क्योंकि भविष्य की बात कर रहे हैं, तो जो है अगर अगले साल आपकी सरकार चुन के आती है तो आपकी क्या 5 प्रायोरिटी, क्या पॉलिसी चेंज जो आप विकसित बिहार की तरफ के लिए करेंगे? देखिए, वो सबको ही पता है, और उसको अगर अपनी सरकार की बात की तो मैं 17 महीने की बात करूंगी कि जितनी वैकेंसीज निकाली गई, जितनी बहालियां हुई, तो और जितने अगर हम उद्योग की बात करें तो जितने वहाँ पे सपोर्ट किया गया लोन के तहत और तमाम चीज़ों की तहत, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर बिहार को बनाने के लिए या किसी भी राज्य को बनाने के लिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, उसका आर्थिक रूप से सबल होना ज़रूरी है। पहली बात, वो आर्थिक रूप से सबलता कैसे आएगी? वो रोजगार से आएगी, इंडस्ट्रीज से आएगी, वो तमाम चीज़ों से आएंगी। तो हमें देखना है कि पहले आर्थिक विकास के लिए हमारी योजनाएं कितनी मजबूत हैं, दूसरा सांस्कृतिक विकास को भी लेकर के हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को कितनी संभाल करके ले रहे हैं, सामाजिक चीज़ें हमारी ऐसी तो नहीं है कि बहुत ऊपर नीचे है, यानी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। तो सामाजिक ढांचा, आर्थिक ढांचा, सांस्कृतिक ढांचा, मोरालिटी को भी मतलब युवाओं में या हर चीज़ों में उस तरह की चीज़ों को लेकर के आने की ज़रूरत है। मैंने मोरली भी उतना ही स्ट्रांग होगा, और ये 4 चीज़ें अगर किसी भी समाज का हिस्सा बनती हैं तो आप देखेंगे कि एक बेहतर राज्य बन के आएगा। उसमें सबसे पहले जो ऊपर में है वो इक्वली
शिक्षा और आर्थिक विकास, यानी कि उद्योग धंधे और शिक्षा, ये एक चीजें सवाल हैं। आपके लिए उधर से भी है। ये प्रश्न ऋतु जी आपसे हम व्यक्तिगत तौर पे एक बिहार के नागरिक होने के नाते कह रहे हैं, बिहार में जो अभी शिक्षा के माध्यम से रोजगार देने का काम किया गया है, इसमें एक सबसे बड़ी बात हम बताना चाह रहे हैं कि सर्वाधिक जॉब जो है हमारे पड़ोसी राज्यों को मिला है। तो बिहार एक ऐसा वेलफेयर स्टेट है जो अपने राज्य की नौकरी दूसरे राज्यों के नौजवानों को देकर बड़ी गौरवशाली अतीत और बाकी चीज़ों का सुमिरन कर रही है। क्या कोई ऐसा मानक है, आप बिहार के किसी बच्चे को ये डोमिसाइल नीति के माध्यम से आपने अपने हाथों दिया नहीं? हमारे पास डाटा, और मैं मतलब गारंटी आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भाई हमारे इस राज्य में जो नौकरी है उस नौकरी पे पाला हक किसका है? जिसका जन्म बिहार में है, जो बिहारी है। तो हम लोग ऐसी कौन सी परंपरा का पालन कर रहे हैं और किस प्रकार का सृजन कर रहे हैं, समाज में निर्माण कर रहे हैं? क्या ये सारे चुनाव से संबंधित है? हमारी 13 करोड़ की जनता ही जब अपने पैर पे खड़ी नहीं होगी तो हम दूसरे राज्यों को नौकरी देकर के कौन सा ऐसा सुमिरन कर रहे हैं और कौन सा ऐसा यशस्वी गीत गा रहे हैं? ये तो बड़ा यक्ष प्रश्न है हमारे उन मास्टर से जो पॉलिटिकल मास्टर बिहार का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपको भी, चूंकि आप पॉलिटिकल पार्टी में है, हम लोग भी वोटर हैं, तो ये बात तो हर आदमी समझ रहा है कि आने वाले दिनों में जो ये राजनीति है वो कहाँ आपका जाएगी। सवाल मैं जवाब देती हूँ। आप डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं, उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि देखिए, अगर हमारा जो गठबंधन हुआ उसकी शर्त यही थी कि जो 10 लाख रोजगार का वादा किया है वो हम अगर देंगे, अगर आप उस चीज़ को पूरा करके आते। अगर देखिए, कुछ अगर पॉलिटिकल सवाल हो गया तो थोड़ा सा पॉलिटिकल, मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी क्योंकि ये है ही नहीं उस तरीके का, तो मैं हल्का सा टच करके बस निकल जाऊंगी। तो ये गठबंधन हमारी सरकार की बनी इस शर्त पे कि जो 10 लाख रोजगार का वादा है वो आप पूरा करोगे, क्योंकि उसके 8-10 दिन पहले का, आप कुछ दिन पहले का बयान आप देखोगे तो वो था कि कहाँ से आएगा पैसा, इतना बाप के यहाँ से ला के दोगे, समथिंग लाइक इस तरह का बयान था। हम उसमें भी नहीं जाएंगे। तो फिर ये हुआ कि भाई रोजगार तो दिया जाएगा क्योंकि शर्त वही है। अब उसमें आपने कहा कि ठीक है डोमिसाइल की बात करेंगे, आपको एकदम राजनीतिक रूप से इस चीज को देखने की आवश्यकता है, बिल्कुल देखने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं सोच रही हूं कि एक आरटीआई लगाया जाए और देखा जाए कि यूपी के कितने लोगों को यहाँ पे नौकरी मिली और वो पर्टिकुलर किसी एक एरिया के तो नहीं थे, और शायद वो एरिया तो नहीं था जहां मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके थे। माननीय नीतीश कुमार जी फूलपरास या समथिंग जगह है जहां से वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उस जगह को, और जहां से के पाठक जी भी संबंध रखते हैं, मुझे अगर आपने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये सवाल पूछ रहा हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये जवाब देती हूं कि बिल्कुल आरटीआई के तहत जा करके निकलवाना चाहिए कि ये यूपी के पर्टिकुलर किस जगह से सबसे ज्यादा वैकेंसी दी गई और वहां से किसी को चुनाव लड़ने की इच्छा थी तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की थी, और वही कहीं आसपास से के पाठक जी भी बिलोंग करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत जवाब है। लेकिन उनका सवाल जो था वो, मैं सच कह रही हूँ, मेरे दिमाग में है कि मैं लगा करके देखूंगी। बिल्कुल 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 जी, और आप लोग भी लगा के देख सकते हैं। बिल्कुल ये मिलना चाहिए कि आखिर इतनी पॉलिटिकल इच्छा किसकी थी भाई, कि जिसको कि जा करके बिहार छोड़ करके बाहर से जा करके चुनाव लड़ना है। इसकी एक जांच तो बनती है, बिल्कुल बनती है। लेकिन इस सवाल का एक बिल्कुल 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 है। ये मैंने व्यक्तिगत जवाब दिया, और हो सकता है कि एक पॉलिटिकल मुद्दा हो जाए, कोई एक्सपोज होगा बढ़िया से। लेकिन इस सवाल और दूसरी बात ये, एक चीज, कुछ हद तक अगर आप लागू नहीं करेंगे, कुछ हद तक अगर आप लागू नहीं करेंगे, तो फिर ये उम्मीद भी ना करें कि हमारे बच्चे वो अलग अलग राज्यों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, वो वहां पे उनकी बहाली हो रही है। तो अगर आप हो जाएंगे स्ट्रिक्ट, नहीं बिल्कुल नहीं देना है, तो फिर वो राज्य भी आपके लिए वो रास्ते बंद कर देंगे। तो ये चीजें आपको देखने की आवश्यकता है। बहुत बाहर जाके काम करता है, तो डोमिसाइल नीति पे आपकी पार्टी की एक्चुअली क्या राय है? क्योंकि आप लोग जब यही डोमिसाइल नीति महाराष्ट्र लागू करने की कोशिश करता है तो आप विरोध करते हो, तो आपकी पार्टी का इस पे क्या राय है कि डोमिसाइल नीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर आप ये रखते हैं कि नहीं होनी चाहिए, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज़ को। मैं अभी स्पोक्स पर्सन में 6 महीने पहले तक थी, अभी मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ वुमेन सेल की, राष्ट्रीय जनता दल की। तो ये सवाल मेरा ऑफिशियल तो नहीं माना जाएगा,
लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है कि देखो, अगर आप बिल्कुल किसी के लिए डोर बंद करोगे तो कोई आपके लिए डोर बंद करेगा, वो आपके भी रास्ते बंद करेगा, वो आपके लिए भी बंद करेगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि इसके अंदर का इंटेंशन जानना जरूरी है कि क्या आपने उतने ही रास्ते दिए जितना आपके यहाँ के लोगों को, आपके बच्चों को रास्ता मिल रहा है, क्या आपने उतना ही दिया? अगर उतने नहीं दिए तो उसके पीछे का वजह क्या है, जो मैंने अभी बताया कि कहीं वो पर्टिकुलर एक जगह की बहाली तो नहीं है जहां से किसी को चुनाव लड़ने की तीव्र इच्छा थी। जी पूछिए। शिक्षक जो पढ़ाते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं और उनको जिस तरह से आज के समय में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, महिलाएं हैं, किसी का ट्रांसफर कहीं, किसी की परीक्षा कहीं, इस तरह की जो नीति है और जिस तरह से लग रहा है कि जैसे बच्चों के नाम पर शिक्षकों को जिस तरह से प्रताड़ना ही कहा जाएगा, वो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे वो दूसरे को शिक्षा देंगे, किस तरह से वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे जब वो खुद ही टेंशन में रहेंगे? देखिए, सरकारें बदल गई, मंत्री भी बदल गए, अधिकारी वही है। Music licensing reimagined. वो तब भी था उस वक्त, अगर दोस्त, और आज भी मैं सदन की चर्चा सुन रही थी तो उसमें क्या विपक्ष क्या पक्ष एक हो करके इस चीज के बारे में खुल के बोल रहा था। तो मुझे लगता है कि कई मुद्दों पे जाकर के पक्ष विपक्ष भूल करके जो ह्यूमैनिटी के आधार पे है उसको देखने की आवश्यकता है। साथ ही ये भी देखने की आवश्यकता है कि देखो, अगर आपको एक बेहतर अच्छी सैलरी पे अगर आपको जॉब मिली है तो वो टर्म्स कंडीशंस, क्योंकि हमने वो चीज़ फेस किया है। हमने नियोजित शिक्षक में सबसे ज़्यादा जो फेस किया वो ये किया कि आप उसी पंचायत में टीचर रहोगे, आसपास के पंचायतों में टीचर रहोगे, तो कहीं ना कहीं से वो था कि भाई हम नहीं जाएंगे स्कूल, जो करना है कर लो। ये तमाम तरह की चीज़ें हम लोगों ने भोगा है 17 साल 18 सालों में, ये तो आप मानते हो। तो कहीं ना कहीं से दिमाग में ये रखा गया कि जब हम बेहतर सैलरी पैकेज दे रहे हैं तो फिर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कहाँ हमें भेज दिया। आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नौकरी कर रहे हो और उस हिसाब से आपको वो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं तो आपको उस चैलेंजेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रही टाइमिंग की बातें, ये चीज़ें उसे थोड़ा एडजस्ट किया जा सकता है। जो हमारा पहले का था कि 10 से 4 वाला, तो मुझे लगता है कि लोग उसके आदी थे और उसको अब तक भी वो चीज़ें चल रही थी। तो हमें लगता है कि अगर बदलाव हुआ और किसी कारण से उसमें अगर कंफर्टेबल नहीं है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मानवता का परिचय देते हुए उसको थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है। रितु जी, आप महिला प्रकोष्ठ से हैं और आधी आबादी को भी, मतलब आप बिहार के भविष्य में महिलाओं को कहाँ देखती हैं? युवा महिलाएं, जो महिलाएं ग्रामीण इलाकों में, उन महिलाओं को, मतलब आपको क्या लगता है कि वो भविष्य का जो बिहार होगा उसमें महिला का क्या योगदान होगा? वो हम तब देख पाएंगे जब हम देखेंगे कि जो बिहार की आबादी है वो कितना इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रही है बिहार के इकोनॉमिक ग्रोथ को। क्या हम महिलाओं को, हमने पॉलिटिकल भागीदारी तो दी, पॉलिटिकल हमने बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 50% रिजर्वेशन का दे करके उसको अपलिफ्ट करने का काम तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं से क्या ऐसा बहुत सारी चीज़ें हुई कि उसका फ़ायदा किसी और को मिला। ये बिहार से ही शुरू हुआ कि बच्चियों को साइकिल दिया जाए ताकि वो स्कूल तक जा सके, पढ़ सके। तो ऐसा क्या गलती रह गई या ऐसी क्या कमी रह गई सरकार से कि इतना प्रोत्साहन देने के बाद भी महिलाएं आर्थिक रूप से आगे नहीं आ पा रही हैं? मैं चीज़ों को बता रही हूँ। पहले हम इसको, जैसे आपने सवाल का शुरुआत किया, पॉलिटिकली शुरू किया, तो हम ये देखना 50% रिजर्वेशन के बाद हमें, आपने कहा कि भविष्य क्या है इन महिलाओं का जो कि आगे यहाँ तक आ गई हैं, तो हमें ये देखना होगा कि क्या सच में वो चीज़ें हमने दी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो मुखिया और समिति और जिला पार्षद पे आके रुक गया और उससे आगे अगर जब बात एमपी की हो रही है और एमएलए की हो रही है तो वो पार्टिसिपेशन उसे नहीं मिल पाए, या उस पार्टिसिपेशन के लिए वो कितनी तैयार है, क्योंकि वो कितनी तैयार हो पाई ये देखना जरूरी है। कहीं वो मुखिया पति वाला या मुखिया देवर या मुखिया जेठ वट एवर सारे जो है वो एम्पावर हो गए,
जो एम्पावर महिलाओं के लिए लाया गया कि वो एम्पावर होंगी, लेकिन उसके आड़ में तमाम पुरुष एम्पावर होते रह गए। तो कहीं ना कहीं से अगर उसको जहाँ तक चल जाता है, यानी ब्लॉक और पंचायती लेवल में आज तक वो चीज़ें चलती रही हैं, वो आगे जा कर के बहुत बड़ा अवरोध का कारण बनेंगी। वो रिजर्वेशन आने के बाद भी शायद वो लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो योग्यता कहीं ना कहीं से, वो डिपेंडेंसी उसके परिवार वालों ने ही उस चीज़ को किया। तो मुझे लगता है कि महिला और जहाँ भी बेहतर कर पाई है, ऐसा नहीं है इस रिजर्वेशन के बाद जो 50% का रिजर्वेशन इंस्टीट्यूशन में दिया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है। जहाँ महिलाएं खुद काम कर रही हैं वो बेहतर काम कर रही हैं, जहाँ प्रभाव में काम कर रही हैं वो उसके प्रभाव के कारण चल रहा है। मतलब जो 33% आरक्षण का वादा किया गया है, आप उसको लेके स्पेक्टिकल हैं? आपको लगता है कि वो जब ज़मीन पे उतरेगा तो उसका हाल भी कुछ पंचायतों में जिस तरीके से हुआ उस तरीके से होगा? क्योंकि आप कह रही हैं कि नीचे अभी मतलब महिलाएं तैयार नहीं है नेतृत्व। नहीं, वो मैंने नहीं कहा। देखिए, सब्जेक्ट ये है कि आपने कहा रिजर्वेशन की बात, तो वहाँ पर अगर हम रिजर्वेशन की बात करेंगे तो रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन की भी बात करेंगे, आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात करेंगे। हमें ये देखने की आवश्यकता है कि जब हम दौड़ लगा रहे हैं, अगर कोई भी रेस होती है, हम और आप दोनों समान हेल्दी पैरों पर अगर उस रेस को करें और तब कौन आगे आएगा कौन पीछे रह जाएगा, तो वो एक जेन्युइन रिजल्ट माना जाएगा। लेकिन अगर हम तो इस चीज़ को देखना है कि भाई कौन किस बैकग्राउंड से, सबको वो अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति से हो, और जो कहीं ना कहीं से विकास की रेस में पीछे छूट गई जातियां हो, उनको भी ला करके पहले बराबर के स्तर में उसको खड़ा करने की आवश्यकता। कहीं ऐसा ना हो कि जब दौड़ लग रही हो तो एक बेचारा बैसाखी पे है और एक मर्सिडीज लेकर के उस दौड़ का, तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि मर्सिडीज वाले निकल जाएंगे और बैसाखी वाली महिलाएं रह जाएंगी। तो हमें यह देखना पड़ेगा, इन चीज़ों को देखने के वजह, इसलिए हम रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। एक सवाल इधर से। मैडम, चूँकि आप एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ, और आप गांव में काम कर चुकी हैं, मुखिया रह चुकी हैं, हम गांव की ही बात करते हैं। गांव में आपने अभी कहा रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन महिलाओं को लेकर के जो 33% या 50% जो आरक्षण जो मिला है महिलाओं को चुनाव में, पंचायती चुनाव में, या जहाँ जो बिहार की राजनीति में, आप ये बताएं कि आप गांव को बिलोंग करती हैं, मैं भी गांव को बिलोंग करती हूँ। जब मैं गांव में जाती हूँ तो मैं सिर्फ रिजर्व कैटेगरी की महिलाओं को ही पिछड़ा हुआ नहीं देखती हूँ, मैं अपर क्लास के घरों में भी जब जाती हूँ तो वहाँ भी महिला की, गांव की महिलाओं की जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनकी भी दुर्दशा वही है जो पिछड़े समाज की महिलाओं की है। तो वाई रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन? हर एक महिला पिछड़ी हुई है और हर एक महिला को आरक्षण चाहिए बिना किसी बंटवारे का। इसको आप पॉलिटिकली मुद्दा ना बनाएं। नहीं, एक सेकेंड, इसको आप पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं। आप एक बहुत बड़े पार्टी को बिलोंग करती हैं और आप महिला हैं, आप पंचायत में काम चुकी मुखिया है, आपने देखा होगा। आप ही बताएं मुझे, क्या गांव में एक रिजर्व, एक अनरिजर्व कैटेगरी की महिला क्या बहुत ही उनका क्या दमन नहीं होता है उनके घरों में? ये दो बातें आप कर रही हैं। मैं आपको उस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि महिलाओं की स्थिति, चाहे वो किसी भी जाति से हो या किसी से में हो, ये हमने खुद भी देखा है। हमने ये भी देखा है कि वो ज़्यादा बदतर स्थिति है, क्योंकि कुछ तो महिलाएं ऐसी हैं जो खेतों में भी काम कर लेती हैं, वो आलू भी बो लेती हैं, वो आलू भी उखाड़ लेती हैं, वो मजदूरी भी कर लेती हैं, मगर कुछ अपने फैमिली रिजर्वेशन के कारण और सो कॉज अपर कास्ट के कारण वो भी नहीं कर पाती, और वो ज़्यादा दुख झेलती है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि उसको उसकी फैमिली के इतने चीज़ें हैं, एक टैबू बना हुआ कि नहीं हमारे समाज की महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी, वो बाहर काम नहीं करेंगी। आर्थिक रूप से दोनों सफ़र कर रही हैं, दोनों के घर में शाम की रोटी का पैसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ समाज जो कहीं छूट गया, वो महिलाएं फ्रीली जा कर के वो गोबर भी ढो रही हैं, गोइठा भी पात रही हैं, वो तमाम करके किसी तरह से अपने, अगर आप यहाँ तुलना करें तो आर्थिक रूप से वो उन परिवारों के जो थोड़ा सा रिजर्व माइंड रखते हैं महिलाओं को लेकर के, जो कहने को तो ठीक है कि एक अपर कास्ट कैटेगरी हो सकती है, लेकिन महिलाओं को काम करने देने के मामले में वो उनका एक रिजर्वेशन उनके माइंड में है, जबकि आर्थिक दुर्बलता दोनों ही फेस कर रही है। वो महिला भी बेचारी घर में रह करके फेस कर रही है, और एक बहुत गरीब या अति पिछड़ा जो भी महिला वो भी फेस कर रही हैं, लेकिन वो अपने परिवार को बचाने के लिए, पति
बाहर काम करने के लिए गया, यहाँ भी वो गाय का दूध दो रही हैं, गोइठा पाल रही हैं, कुछ भी करके वो काम कर ले रही हैं। तो मुझे सही में यहाँ पे आपकी बातों से मुझे बहुत तरस आता है कि क्यों ये टैबू बना के रखा है सिर्फ कास्ट के नाम पे कि वो महिलाएं बाहर निकल के काम आर्थिक रूप से नहीं कर सकती हैं। ये एक दूसरा मुद्दा है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, चाहे वो पिछड़ी वर्ग की महिला हो या अगड़ी, जैसे अभी आपने कहा कि रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी मुखिया पति और मुखिया देवर राज कर रहे हैं। जो ओरिजिनल महिलाएं हैं, चाहे लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से अपने प्रोफेशन को जो जीत के आई हैं, अपने काम को नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके पास डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, डिसाइडिंग एबिलिटी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी जाति की महिला हो, हर महिला पिछड़ी हुई है। क्योंकि ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आप अभी अगर आप शुरू करेंगे अभी से रिफॉर्म करना, तो आगे 100 साल लगेगा। इसलिए आप राजनीति में हैं, आप भगवान करे आप विधानसभा जाएं और वहां महिलाओं के लिए बिना किसी कास्ट को रिप्रेजेंट किए हुए आप महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात कीजिए। नो कोटा इन कोटा, every women is backward, every women। नहीं, मैं मान लेती हूँ आपकी बात को। We are educated, मतलब just a minute madam, we are educated, we are doing job, even then we are backward, because एक छोटे से जगह की मैं बात कर रही हूँ जहाँ मैं काम करती हूँ, वहाँ आज हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। ये सोच करके महिला है, इसको तो दिमाग कम होगा, बट आई थिंक, और एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है पूरे बिहार, वो पूरा डिपार्टमेंट मेरे ऊपर चलता है। तो ये देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल वो कहाँ है? अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं से मतलब कानून के तहत का मतलब नहीं, एक मिनट, रिजर्वेशन ये तो माइंडसेट है। ये तो आप बात कर रहे हो कि एक जो मेल जो डोमिनेट करते हैं सोसाइटी को, ये टोटली उसकी बात हो गई कि चाहे आप एक अच्छे पोजीशन पे रह करके भी आप अपने वर्क इन्वायरमेंट में ये चीज़ को फेस कर रही हैं। और आपने सही कहा कि वो हर श्रेणी की महिला फेस कर रही है, वो क्योंकि वो कहीं ना कहीं से पुरुष को अपनी मानसिकता, अपने विचार को आगे और अच्छा करने की जरूरत है। क्योंकि मैंने वो लाइन भी सुना है कि अब क्या करे, रिजर्वेशन लग गया था तो पत्नी को लड़ाना न पड़ा। कई बार तो ये होता है कि हम पोस्टर पे कैंडिडेट का फोटो देखते हैं तो फोटो नहीं होता और उसकी जगह पे समाज सेवी करके उसके पति का नाम लिखा होता है। तो हमें लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल जरूरी है कि जो पावर महिलाओं को दिया गया वो विदाउट एनी किसी तरह का उसको पुरुषों को आगे आकर के उस पावर को उनको करने देना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से वो कर पाएंगी क्योंकि उनके अंदर एक ऑनेस्टी होती है। दूसरी बात मैं आ रही हूँ उसी चीज पे। दूसरी बात यह है कि हम पर्टिकुलर गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम अगर बात कर रहे हैं कि अगर जैसे हम बिल्कुल उसी चीज पे आएंगे कि कहीं ना कहीं से जातियों में, अब उसके अंदर आप बात करोगे तो फिर रिजर्वेशन पे एक सेशन हम लोग रख लेंगे और फिर बात करेंगे। तो वहाँ पे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं से जो पिछड़ी है, ठीक है, उन्होंने किसी ने कहा कि रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए दिया संविधान में और 10 साल के बाद वो चलता चला जा रहा है। तो रिजर्वेशन तो इस देश की सच्चाई बन चुकी है, उसको ना आप नकार सकते हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी नकार सकती है, ना यहाँ बैठ के हम नकार सकते हैं। वो देश की सच्चाई आज बन चुकी है, उसकी हम बात करेंगे तो वो एक अलग डिबेट हो जाएगा। लेकिन नहीं मैं बता रही हूँ, मैं आप जो कह रहे हो मैं बिल्कुल इसी पे आ रही हूँ। बात ये हो रही है कि जिस तरीके से, क्या आप मानते हो कि जो आज भी जो मैला ढोने वाले की जाति का सर्वे करा ले, कूड़ा कचरा नाला साफ करने वाली जाति का सर्वे करा ले, जो एक महादलित बस्तियों में रह रहा है उसका सर्वे करा ले, तथाकथित माझी टोला या तमाम तरह के टोले जो गांव में होते हैं, हमें ये देखने की जरूरत नहीं है क्या? आप महिला और पुरुष को भी छोड़ दें तो ये देखने की जरूरत नहीं है क्या कि कौन सा समाज पिछड़ा रह गया है? और अगर संविधान में भी जो लाया गया 10 सालों के लिए रिजर्वेशन, वो इसी बात को दिमाग में रख के लाया गया कि कहीं ना कहीं से जो पीछे छूट गया है, जो पीछे रह गया है, उसको एक टाइम तक उसको आगे लाया जाए और उस चीज को उसको बराबर में आने तक उसको कंटिन्यू किया जाए। अब बाद में वो पॉलिटिकल या वो जो भी हुआ, लेकिन हम ये चीजें तो हमें देखनी पड़ेंगी कि क्या आज भी एक सर्वे कराने की जरूरत है
जो कि हुआ, और उसमें जो आए फैक्ट सामने में, क्या वो जो भी है कूड़ा कचरा ढोने वाले या तथाकथित जो वो काम करने वाले लोग हैं, उसकी जाति को तो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से तो रिजर्वेशन अलॉट करना पड़ेगा उसको। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात करें तो उसके हिसाब से उसको आज भी हमें लगता है कि पिछड़ा हुआ जो भी है, चाहे वो अग्रणी समाज के भी पिछड़े लोग हों या पिछड़े समाज के भी पिछड़े लोग हों। मैंने ये नहीं कहा कि अग्रणी समाज के पिछड़े लोग नहीं आए उसमें, अग्रणी समाज के भी पिछड़े लोग जो आर्थिक रूप से निधन है, या पिछड़े समाज के भी पिछड़े लोग, सच्चाई तो पता चले कि आखिर सच्चाई क्या है, उसको आने में दिक्कत क्या है। अब देखिए कि जनगणना होनी कब थी, लेकिन अभी हम लोग अभी तक जनगणना का तो सवाल ही नहीं उठता है, और अगर जनगणना नहीं हुआ तो अब आप पॉलिसी की बात करते हो, तो भैया उस समय जब पिछली जनगणना हुई उस हिसाब से पैसे अलॉट किए गए, और उसमें अब तक के जो जितने परिवर्तन हो गए, मान लो कि 2011 की जनगणना के बाद हुआ कि भाई 80 करोड़ लोग जो है वो अंत्योदय के अंतर्गत आते हैं, और अगर इतने दिनों से जनगणना नहीं हुआ और वो चीजें बढ़ गई तो उसका, और वो भूख से मर जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है? तो पहले जो बेसिक चीज है उसको तो कराओ, और वो नहीं करा रहे, और एक कोई स्टेट आगे बढ़ के करा रहे, तो किस बात का दिक्कत है? चलिए सेशन रैप करने का टाइम है, तो आपसे एक सवाल कि 2030 में आप बिहार को कहाँ देखती हैं, उसका भविष्य कैसा देख रही हैं? अगर एक अस्थाई सरकार बनती है, कहीं ना कहीं से पिछड़ने का एक मुख्य वजह यह भी है कि कई हिस्सों को एक कर करके जो सरकार बन जाती है, और वो एक के पीछे खींच लेने से या दो के पीछे खींच लेने से फिर वो सरकार गिर जाती है, तो खुद लड़खड़ाती हुई सरकार क्या किसी को सहारा देगी और क्या मजबूत सरकार बन के आएगी? क्योंकि अभी देखिए ना, अभी तुरंत जो सरकार की बदली हुई, वो जब तक सोचेंगे तब तक चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा, फिर जब तक सोचेंगे तब तक फिर विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। तो भाई बहुत जरूरी है कि ये अस्थिर सरकार के बजाय एक मजबूत सरकार बने, और वो मुझे लगता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट सही डिसीजन लेकर के काम करे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन अकेले अपने दम पड़ा करके जो स्थिति हो गई है ना कि दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर कूद कूद के खाए जा रहा है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं से बिहार को गर्त में ले जाने के लिए काफ़ी है, चाहे वो किसी के भी द्वारा की जा रही हो। तो आपके हिसाब से कि एक स्टेबल गवर्नमेंट ही बिहार को आगे ले जा सकती है? डेफिनेटली ले जा सकता है, जरूरी चीज़, बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज़रूरी चीज़ है। शुक्रिया आपका हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।